यहाँ पे डिस्कस करना है जिसका नाम हमारे पास है रेली एंड जीन्स लॉ। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रेली एंड जीन्स लॉ। और रेली एंड जीन्स लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ the amount of radiations emitted per second per unit area is inversely proportional to the fourth power of wavelength, keeping the temperature constant. The amount of radiations emitted per second per unit area is inversely proportional to the fourth power of wavelength, keeping the temperature constant. जिसका मतलब है E is nothing but energy per unit area per unit time. E आपके पास क्या बना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो भी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो आपके पास वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो आपके पास वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटती तो क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे आता है 8π/kT/λ4। कांस्टेंट आता है यहाँ पे 8π/kT/λ4। ठीक है, अब थोड़ा सुनिएगा गौर से ना। ये आपके पास जो 8π ये कांस्टेंट है, के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम हीट में पढ़ चुके हैं और इसकी वैल्यू थी 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। और टी कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रेली एंड जीन्स लॉ की इक्वेशन है। जब ये लॉ आया था ना, इसने पूरी फिजिक्स हिला दी थी। जब ये लॉ आया था, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इसने पूरी फिजिक्स को हिलाकर रख दिया था। क्यों? क्योंकि जब 120 साल पहले, तकरीबन 120 ईयर्स बिफोर, ब्लैक बॉडी डिस्कवर हुई थी। जब 120 साल पहले तकरीबन ब्लैक बॉडी डिस्कवर हुई थी, तो उस वक्त मैक्सवेल की इक्वेशंस थी हमारे पास।
और आइंस्टाइन की हमारे पास जो इक्वेशंस थी, फॉर एग्जांपल, तो बस कहा जाता था कि फिजिक्स मुकम्मल हो चुकी है, लाइक अब फिजिक्स में कुछ नहीं आने वाला, फिजिक्स हैज बीन डन। लेकिन इस वाले लॉ ने आपके पास एक तहलका मचा दिया था। अब देखें जरा गौर से, कल हमने एक चीज पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ। हमने ये पढ़ा था कोई भी आपके पास टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी की पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर आपके पास एक पीक आएगी और फिर इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी। लेकिन जब अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए ग्राफ बनाया गया, सुनिएगा गौर से, तो अल्ट्रा वायलेट रेस का जो ग्राफ बना वो सिर्फ और सिर्फ, ब्लू कलर से बना रहा हूं देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा था, अपवर्ड। उसके अंदर कोई डाउनवर्ड कर्व आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब जब एक ब्लैक बॉडी अल्ट्रा वायलेट रेस इमिट करेगी तो उसकी एनर्जी बन जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वायलेट कर देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब कम किया है और ये इमिट ज्यादा कर रहा है, और हमें पता है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब इसका ग्राफ बनाया गया फॉर अल्ट्रा वायलेट रेस, तो अल्ट्रा वायलेट रेस के ऊपर ये ग्राफ आपका जो है वो प्रॉपर ऊपर की तरफ जाया जा रहा था। इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं आ रही थी। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं आ रही थी, मतलब दिस ग्राफ कंटिन्यू टू मूव इन द अपर डायरेक्शन एंड दिस शोज एनर्जी बिकम्स इनफाइनाइट। अब बताता हूँ कैसे क्या हुआ। इसको कहते हैं, नोट कर लें, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये डिफेक्ट कहलाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो फिर रेली एंड जीन्स ने कहा कि एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसीलिए जो फोटोन है उसकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है। इसने भी साबित किया था लाइट का पार्टिकल नेचर। इसने भी साबित किया, इसने कहा था वो वेव की फॉर्म में भी होता है लेकिन वो पार्टिकल भी होता है। इसने कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। सबसे पहले पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसके बाद डिस्क्राइब हुआ कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में, उसके बाद पार्टिकल नेचर आ गया ब्लैक बॉडी में। तो ब्लैक बॉडी भी पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करती है। तो आपके पास इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती ना। इसने कहा कि आपके पास लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। और वो पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी हमारे कहलाते हैं फोटोन। और फोटोन आपके पास एक डेफिनेट एनर्जी रखता है। फोटोन आपके पास एक डेफिनेट एनर्जी रखता है और उसकी एनर्जी मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी एनर्जी मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी एनर्जी मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और उसका जो हमें फॉर्मूला मिला E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज इक्वल टू एच म्यू। तो रेली एंड जीन्स ने कहा कि आपके पास जब एक ग्राफ हमने बनाया अल्ट्रा वायलेट के लिए, तो अल्ट्रा वायलेट पे मतलब कि अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक तरह से वो ग्राफ गलत था क्योंकि वो हर रे के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब अल्ट्रा वायलेट पे जब ग्राफ अप्लाई नहीं हो रहा तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि अल्ट्रा वायलेट रेस के अंदर ये जो ग्राफ है ये मुस्तकिल तौर पे ऊपर चले जा रहा है। और अगर ये ग्राफ मुस्तकिल तौर पे ऊपर चले जा रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसकी एनर्जी बननी है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है। जी बेटा। सर वो आप एक स्लाइड पीछे कर देंगे, मुझे वो वैल्यू नहीं लिखी मैंने। मैं कर देता हूँ। ये वाली स्लाइड कह रही है, उससे पीछे। दिस वन। यस सर, एक मिनट। तो जब इसको अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए बनाया गया तो अल्ट्रा वायलेट रेस में मैंने आपसे बात बताई कि ग्राफ जो है वो आपके पास कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाया जा रहा था, और कंटिन्यूअसली ऊपर जाने का मतलब है कि एनर्जी बन रही है इनफाइनाइट।
और अगर एनर्जी इनफाइनाइट बन रही है इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही है। तो इसका मतलब फिर ये बात साबित हुई कि इसकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होती बल्कि एनर्जी का डेफिनेट अमाउंट होता है। और डेफिनेट अमाउंट जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके पास किसके अंदर, फोटोन के अंदर। तो इसने कहा फोटोन जो है वो कंसिस्ट करते हैं पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी पे, और हर फोटोन के पास एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। हर फोटोन के पास एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है, डिसकंटिन्यूस एनर्जी होती है, जो दूसरे वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आपके पास यहाँ पे ये बात हमें पता चली कि आपके पास रेली एनर्जी ने साबित किया था कि फोटोन हैज अ पार्टिकल नेचर, फोटोन का पार्टिकल नेचर पाया जाता है और इसकी एक डेफिनेट एनर्जी है और एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास बात थी जो हमने ब्लैक बॉडी से हवाले से की। अभी चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक और उसका नाम है चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 20 का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशंस। स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 20 का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशंस में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसमें हम पढ़ेंगे गीगर मलर काउंटर, इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनालिसिस, इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स, इसमें हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी। और बाकी चैप्टर जो होगा वो आपका सेल्फ स्टडी का चैप्टर होगा। बाकी जो चैप्टर होगा वो आपका सेल्फ स्टडी का चैप्टर होगा। बाकी जो चैप्टर होगा वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, लर्निंग चैप्टर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात हो रही है वो बात हमारे पास हो रही है किसकी? चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशंस। और अगर हम न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज हमारे पास आती है विल्सन क्लाउड चैम्बर। देखिए भाई, विल्सन क्लाउड चैम्बर वाज डिजाइन्ड बाय सीटीआर विल्सन। Wilson cloud chamber was designed by CTR Wilson in 1911। विल्सन क्लाउड चैम्बर को सीटीआर विल्सन ने डिजाइन किया था 1911 में। विल्सन क्लाउड चैम्बर वाज डिजाइन्ड बाय सीटीआर विल्सन 1911। 1911 में विल्सन क्लाउड चैम्बर को डिजाइन किया गया था। विल्सन क्लाउड चैम्बर को क्यों डिजाइन किया गया? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ionization powers of radioactive radiations। ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की आयनाइजेशन पावर्स को डिटरमाइन करता है कि कौन कितना हाईली आयनाइज्ड है और कौन कितना लेस आयनाइज्ड है। और ये आपको बेसिकली उनके ट्रैक्स प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड ट्रैक्स, इट प्रोवाइड्स ट्रैक्स फॉर द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये आपको ट्रैक्स प्रोवाइड करता है अल्फा बीटा और गामा की आयनाइजेशन पावर की। अगर आपसे कोई पूछे विल्सन क्लाउड चैम्बर क्यों डिजाइन किया गया, तो विल्सन क्लाउड चैम्बर हमने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि ये आपके पास डिजाइन किया था सीटीआर विल्सन 1911 में। और इसका जो काम है डिटरमाइन करता है आयनाइजेशन पावर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। इसके जरिए रेडियोएक्टिव रेडिएशन की आयनाइजेशन पावर को डिटरमाइन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करता है अल्फा बीटा और गामा के ट्रैक्स। सही। अब जरा आगे की बात सुनते हैं गौर से। सबसे ज्यादा हाईली आयनाइजेशन पावर जो होती है वो अल्फा रेस की होती है। जो मॉडरेट होती है, मॉडरेट का मतलब अल्फा से कम, वो बीटा रेस की होती है। और जो सबसे लीस्ट होती है वो गैमा रेस की होती है। अभी से बता रहा हूँ, सुन लें। सबसे ज्यादा हाईली आयनाइज्ड कौन होते हैं? अल्फा रेस। सबसे ज्यादा हाईली आयनाइज्ड कौन से होते हैं? अल्फा रेस। क्यों? क्योंकि इनका चार्ज भी ज्यादा होता है, मास भी ज्यादा।
इनका चार्ज कम, इनका मास कम, इनका चार्ज 0 और मास भी तकरीबन 0। तो आपके पास याद रखिएगा इनका चार्ज ज़्यादा होता है और मास ज़्यादा होता है अल्फा रेस का, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन आपके पास जो होती है वो तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है। बीटा रेस की आयनाइजेशन आपके पास पाई जाती है इनके मुकाबले में कम और मास भी कम, जबकि गैमा रेस की सबसे लीस्ट आयनाइजेशन होती है क्योंकि इनका चार्ज भी 0 होता है और इनका मास भी 0 होता है। ठीक है, आपके पास इसके अंदर जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा जरा गौर से देखिएगा। अब मुझे आपके पास चेक करनी है इनकी आयनाइजेशन पावर। जब जब अल्फा, बीटा और गैमा किसी भी मीडियम से गुजरती हैं तो मीडियम से गुजरने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती है। जब जब अल्फा, बीटा और गैमा किसी भी मीडियम से गुजरेंगी तो मीडियम से गुजरने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, आयनाइज। आयनाइज करने का मतलब प्लस माइनस अलग कर देंगे। जब जब अल्फा, बीटा और गैमा किसी भी मीडियम से गुजरेंगी, जब जब अल्फा, बीटा और गैमा किसी भी मीडियम से गुजरेंगी तो ये उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, आयनाइज। मॉलिक्यूल आयनाइज करने का मतलब उसका प्लस माइनस सेपरेट कर देंगे। तो अल्फा, बीटा और गैमा जब किसी भी मीडियम से पास होती है तो वो उसको आयनाइज करती है, और आयनाइज करने का मतलब है कि उसका प्लस माइनस वो क्या करती है, सेपरेट। सही। अब और से सुनिएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम। मीडियम के तौर पे हम यहाँ लेते हैं अल्कोहल। मीडियम के तौर पे हम क्या लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर पाए जाते हैं वेपर्स। अल्कोहल के अंदर पाए जाते हैं वेपर्स। आप जरा आगे की बात सुनिएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है विल्सन क्लाउड चैम्बर का, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस्ड, super saturated vapors condensed more easily on charge particle. Super saturated vapors condensed more easily on charged particle. Super saturated vapors condensed more easily on charged particle. Super saturated vapors जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल पे बहुत जल्दी कंडेंस होते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है, चिपकना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने केन निकाला हो अपने किसी भी घर के डी में से, तो वो केन के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं, एम आई राइट। वो ड्रॉपलेट्स आपके पास होते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, और वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये कूल होते हैं। कूल का मतलब ठंडे। दे हैव द लीस्ट टेम्परेचर एंड दे आर कूल। दे हैव द लीस्ट टेम्परेचर एंड दे आर कूल। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स इस ताक में बैठे होते हैं कि कब उनको मीडियम मिले और वो जाके उस पर स्टिक हो जाए। लेकिन पहले सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हमें अंदर बनाने पड़ते हैं। जब तक सुपर सैचुरेटेड वेपर्स यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे हम आयनाइजेशन नहीं कराएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, पहले मुझे आयनाइजेशन करानी है, मतलब आयनाइजेशन पावर चेक करनी है, तो पहले मुझे ऐसा सिस्टम मेंटेन करना होगा जिससे कि आयनाइजेशन फौरन हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं चैम्बर के अंदर रेडिएशन एंटर करा दूं और मैं बैठ के सोचता रहूँ कब आयनाइजेशन होगी। नहीं, ये बेवकूफ़ाना हरकत नहीं होनी चाहिए। जब किसी को घर पे बुलाते हैं तो बुलाने से पहले इंतजाम करते हैं, राइट। जब आपका पंखा खराब हो जाता है तभी इलेक्ट्रिशियन आता है, तो इसका मतलब इंतजामात पहले से होते हैं, बस आप किसी के आने की देर होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही चीज़ है कि आपने अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इसके अंदर एंटर करनी है तो उसके लिए पहले अंदर इंतजाम होना चाहिए। और अंदर कौन से वेपर्स होने चाहिए, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर बहुत जल्दी कंडेंस होते हैं। ना मुझे वेपर्स चाहिए, ना मुझे सैचुरेटेड वेपर्स चाहिए, मुझे चाहिए सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। अभी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कब मिलते हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स आपके पास कहलाते हैं मैक्सिमम कप वेपर्स। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कहलाते हैं मैक्सिमम वेपर्स। दोबारा बोल रहा हूँ, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कहलाते हैं मैक्सिमम वेपर्स। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स आर नोन एज मैक्सिमम वेपर्स। इनको मैक्सिमम वेपर्स का नाम दिया जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय मैक्सिमम वेपर्स, अब सुनिएगा। एक आदमी एक रोटी खाता है, दो रोटी खाता है, तीन रोटी खाता है, चार रोटी खाता है, ठीक है। आप पांचवी रोटी को खा लेगा, अब वो बंदा हमारे हिसाब से बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड।
क्योंकि उसके एब्डोमेन में अब और जगह नहीं है। एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, 5 रोटी, अब वो बंदा क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब अब उसके एब्डोमेन में और जगह नहीं है, वो और रोटी को स्टोर नहीं कर सकता, तो वो बन गया सुपर सैचुरेटेड। बात समझ में आ रही है? तो मुझे अंदर भी जो चैम्बर में बनाऊंगा उसके अंदर मुझे सुपर सैचुरेटेड वेपर्स लाने होंगे, और वही सुपर सैचुरेटेड वेपर्स मुझे यहाँ पे करके देंगे क्या, आयनाइजिंग पार्टिकल्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे बनाया एक चैम्बर, ये यहाँ पे एक चैम्बर बना, ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ से एंटर करवाते हैं अल्फा बीटा और गामा, यहाँ से एंटर होती है लाइट, यहाँ लगा हुआ है एक फोटोग्राफिक कैमरा, और ये एक पिस्टन है जो नीचे की तरफ है। यहाँ पे हमने बिछाए हुए अल्कोहल के पैड्स, अल्कोहल के जो पैड्स हैं वो अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं, वेपर्स। जब वो अपने अंदर से वेपर्स निकालेंगे तो हर जगह पे आपको जिस तरह बादल होता है, बादल बादल बना हुआ नजर आता है, इस तरह यहाँ पे आपको अंदर वेपर्स का एक क्लाउड बना हुआ नजर आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। यही अल्कोहल की एटम्स हैं या यही अल्कोहल की मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मुझे आयनाइज कराना है अल्फा बीटा और गामा से, जिनको मुझे आयनाइज कराना है अल्फा बीटा और गामा से। लेकिन मैंने अभी बोला कि मुझे यहाँ पे जो आयनाइजेशन करानी है, आयनाइजेशन कराने के लिए मुझे चाहिए कौन से वेपर, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। तो अब इसके अंदर दो काम होते हैं, एक होता है एवापोरेशन और एक होता है कंडेंसेशन। मुझे वो वक्त लाना है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाए, मुझे वो वक्त लाना है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाए, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन के ऊपर मिलते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, इसी कंडीशन पे मिलते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। मुझे वो वक्त लाना है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाए और दोनों में इक्विलिब्रियम हो, और इसी कंडीशन में मुझे मिलते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे चैम्बर मौजूद है तो अभी इसके अंदर नॉर्मल वेपर्स है, अभी सिर्फ यहाँ से एवापोरेशन हो रही है, इसका मतलब एवापोरेशन ज्यादा है, कंडेंसेशन कम है। अब मुझे अंदर कौन से वेपर्स चाहिए, सुपर सैचुरेटेड। कौन से वेपर चाहिए, और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्यों चाहिए, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल पे जल्दी कंडेंस होते हैं। अंदर मुझे एक ऐसा सिचुएशन बनाना है कि जैसे ही इनके अंदर रेडिएशन एंटर हो तो ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए, और उसके लिए मुझे सुपर सेट वेपर बनाना है। इसका मतलब मुझे अंदर कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पिस्टन को हम मूव करते हैं इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी, और अब अंदर आपको मिल जाएंगे सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। पिस्टन को मूव किया ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब सूरत हाल कुछ ऐसी हुई और अंदर आपको मिले सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। अब ये जब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स मिले, पहले क्या था, एवापोरेशन ज्यादा थी, कंडेंसेशन कम थी। अब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर है, अग्रीड, क्योंकि यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड वेपर्स मिल चुके हैं। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत कम है और दे आर अबाउट टू कंडेंस। बस अब ये तलाश में है क्या, कि कोई आए और ये इसके ऊपर जाके स्टिक हो जाए, कोई आए और ये इसके ऊपर जाके स्टिक हो जाए, कोई आए और ये इसके ऊपर जाके क्या हो जाए, स्टिक। अब जब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हमें मिल जाते हैं, अब ये तीनों काम, आपको क्या लगता है चैम्बर कितना बड़ा है, आपकी टेबल जितना या फिर आपके बैग जितना? नहीं,
ये चैम्बर पूरा आपके कमरे जितना होता है, जितना बड़ा एक नॉर्मल कमरा होता है उतना होता है, और 4 काम एक साथ करने होते हैं। कौन कौन से काम? एक साथ आपने रेडिएशन भी एंटर करवानी है, एक साथ आपने लाइट भी एंटर करानी है ताकि तस्वीर ली जा सके पार्टिकल्स की, एक साथ आपने कैमरा भी ऑपरेट करना है, और एक साथ आपने जो है वो इसको डाउनवर्ड भी पुश करना है। ये सारे काम आपने जो है वो एक साथ करना है। कौन कौन से काम एक साथ करने हैं? एक साथ आपने जो है वो इसको नीचे भी पुश करना है, एक साथ आपने लाइट भी एंटर करवानी है, एक साथ रेडियोएक्टिव रेडिएशन भी एंटर करवानी है, और एक साथ आपने जो है वो कैमरे से इसकी इमेज भी लेनी है। ये सारे काम जो है हमें एक साथ परफॉर्म करने होते हैं। तो अब जब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हमें मिल गए, तो अब इसके अंदर तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा काम किया गया, और जब 100 से ज़्यादा काम किया गया तब जाके हमें 3 एक्यूरेट इमेजेस मिले, तब जाके हमें 3 एक्यूरेट इमेजेस मिले, तब जाके हमें 3 एक्यूरेट इमेजेस मिले। जब 100 से ज़्यादा मैंने क्या बोला, ये काम किया गया, तो 100 से ज़्यादा बार जब ये काम किया गया तब जाके मुझे 3 एक्यूरेट इमेजेस मिले। अब वो 3 एक्यूरेट इमेजेस कैसे हैं ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें मिली अल्फा रेडिएशंस का इमेज, या अल्फा पार्टिकल का इमेज मिला, और अल्फा पार्टिकल का जो इमेज मिला उसमें मुझे मिली थिक और कंटीन्यूअस लाइंस। अल्फा पार्टिकल में मुझे मिली थिक और कंटीन्यूअस लाइंस। थिक और कंटीन्यूअस लाइंस का मतलब दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजेशन पावर। अल्फा पार्टिकल के अंदर मुझे मिली थिक और कंटीन्यूअस लाइंस, और थिक और कंटीन्यूअस लाइंस का मतलब आपके पास दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजेशन पावर, और इनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं थी? क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है। अगर इनका मास ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, क्योंकि जिस शख्स का मास ज्यादा है वो अपनी पाथ को चेंज नहीं करता, तो मास ज्यादा है तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट। इनका मास ज्यादा होता है तो आपके पास कहाँ जाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपके पास डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो थिक और कंटीन्यूअस लाइन मिली, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजेशन पावर, और इनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होती। जबकि बीटा रेडिएशन की अगर बात करें या बीटा पार्टिकल की बात करें, तो बीटा पार्टिकल के अंदर मुझे आपके पास मिले डिसकंटीन्यूअस ट्रैक। इसके अंदर मुझे डिसकंटीन्यूअस ट्रैक मिले, और डिसकंटीन्यूअस ट्रैक मुझे मिले, और दे वर डिफ्लेक्टेड टू। वो आपके पास डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, और अगर यहाँ से निकलनी है ये बीटा पार्टिकल, इनके अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन भी होती है, तो ये आपके पास होती हैं क्या? बीटा पार्टिकल। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी होती है, तो इसीलिए इनका इरेक्टिक जो होता है ना वो पाथ होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी होती है, इसीलिए इनका पाथ इरेक्टिक पाथ होता है। इरेक्टिक पाथ का मतलब बिल तरतीब, इरेक्टिक पाथ का मतलब बिल तरतीब, इरेक्टिक पाथ का मतलब बिल तरतीब। ठीक है। इसके साथ गैमा रेज में मिले जस्ट स्पॉट्स। गैमा रेज के अंदर जस्ट मिले हमें स्पॉट्स लाइक दिस। अब ये बात साबित कर रही है गैमा रेज के अंदर कि हैव द लीस्ट आयनाइजेशन पावर, कि इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे लीस्ट होती है। ठीक है। अगर ये आयनाइजेशन करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी की वजह से। अगर ये आयनाइजेशन करती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी की वजह से आयनाइजेशन कर रही होती है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारी सोच में खलल है, वो खलल हमें सही करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी सोच में खलल है, वो खलल हमें सही करना है। जब यहाँ पे चैम्बर बनता है ना, ऐसे, तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई जाती है। जैसे ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एंटर हुआ, सुनिएगा, तो पूरा क्लाउड सिमट गया, और ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, और सारे पार्टिकल्स मैं रेड कलर से बना रहा हूँ,
सारे पार्टिकल्स इसकी करीब जाकर स्टिक हो गए और ये सारे पार्टिकल्स वही पाथ लेंगे जो अल्फा पार्टिकल का पाथ है। तो इसका मतलब अब सिस्टम के अंदर पाया जा रहा है चार्ज। तो अगर मुझे सिस्टम को दोबारा रीयूज करना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को यहाँ से स्वीप आउट करेगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसी वक्त एक्टिवेट करेंगे जब अंदर क्या मौजूद होगा, चार्ज, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चार्जेस को क्या करे, स्वीप आउट। जब ये स्वीप आउट करेगी तो अब अंदर चार्जेस खत्म हो जाएंगे, दोबारा से अल्कोहल के पैड्स बिछाए जाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे, फिर दोबारा से हम इसको बनाएंगे सुपर सैचुरेटेड, फिर हम एंटर करवाएंगे अल्फा बीटा और गैमा। आप कोई सी भी निकल जाए किसी भी वक्त, इससे हम कुछ नहीं कह सकते, और फिर हम दोबारा से इमेज लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर हमें बहुत सारी इमेजेस देखने को मिले थे और सुनने को मिले थे। एक और बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है लेंस, इनको लेंस कहते हैं, लेंथ कहलाते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रैक। लेंथ ऑफ द ट्रैक जो होती है, लेंथ ऑफ द ट्रैक वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के। लेंथ ऑफ द ट्रैक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। Length of the track is always directly proportional to the energy of a particle. Length of the track जो होती है वो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आपके पास जितनी ज्यादा पार्टिकल की एनर्जी होगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक उतनी ज्यादा पाई जाएगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक हमेशा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, प्रोपोर्शन। इसको हम अपनी आम लैंग्वेज में नाम देते हैं, आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसको विल्सन क्लाउड चैम्बर कहा जाता है। And it is used to determine the tracks of the ionizing particle of alpha, beta and gamma. इसके जरिए आपके पास अल्फा, बीटा और गैमा की आयनाइजेशन पावर के ट्रैक्स मालूम किए जाते हैं। तो आयनाइजेशन पावर के हम इसके जरिए ट्रैक्स मालूम करते हैं अल्फा, बीटा और गैमा के। सही। अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। आपके पास अब जो चीज आती है उसका नाम है GM काउंटर। GM काउंटर को हम बोलते हैं गीगर मलर काउंटर। GM काउंटर को हम बोलते हैं गीगर मलर काउंटर। एक डिवाइस जो कि आपके पास पूरा करती है या जिसके जरिए हम मालूम करते हैं आयनाइजेशन पावर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम मालूम करते हैं आयनाइजेशन पावर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम मालूम करते हैं आयनाइजेशन पावर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। गीगर मलर काउंटर को जिसने डिजाइन किया था उनका नाम था हैंस गीगर, या फिर उनका नाम था W मुलर। हैंस गीगर या फिर W मुलर, इन्होंने आपके पास जो है वो इसको डिफाइन किया था। ठीक, अब ये क्या करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आयनाइज्ड by passing radioactive radiations through it. The molecules of a gas are ionized by passing radioactive radiations through it. गैस के मॉलिक्यूल्स को हम आयनाइज कर देते हैं अगर हम उसमें से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को क्या करें, पास। इसके अंदर वहां पे मीडियम क्या था, अल्कोहल। यहाँ पे जो मीडियम रखते हैं वो रखते हैं हम डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस। डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस में आर्गॉन भी आती है, नियॉन भी आती है, क्रिप्टॉन भी आती है, जीनॉन भी आती है। डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैस, और ये सारी की सारी लो टेम्परेचर्स पर होती है, सॉरी प्रेशर, ये सारी की सारी लो प्रेशर पर होती है और इनका प्रेशर तकरीबन 0.1 एटमॉस्फेयर तक होता है, बहुत लो प्रेशर। ये आपके पास बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डायग्राम।
ये आपके पास है इसकी डायग्राम। और ये इसके अंदर पाई जा रही है हमारे पास गैसेस। सही। आप जरा गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास एक शीट मौजूद होती है, इसको हम बोलते हैं आपके पास थिन माइका विंडो। ये इसका फायदा क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट रेडिएशंस एंटर तो हो जाती हैं लेकिन बाहर नहीं आती। यहाँ से डायरेक्ट रेडिएशंस एंटर तो हो जाती हैं लेकिन बाहर नहीं आती। और दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स। ये रेडियो एक्टिव सोर्सेज यहाँ से हमें मिल रही है अल्फा, बीटा और गैमा। ये जो पूरा सिलेंडर है ना, देखें जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक, ये पूरा सिलेंडर कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। कैसे? आप देखें, येलो कलर से देख रहा हूँ, ये पूरा नेगेटिव से कनेक्ट है, कैथोड है ये पूरा सिलेंडर। और ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसको बोलते हैं डॉट। और ये डॉट एनोड कहलाती है क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये रॉड आपके पास क्या कहलाएगी? एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। आपस में एनोड और कैथोड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन नजर आ रही है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और अभी आपस में एनोड और कैथोड का कोई कनेक्शन नहीं। अभी आपस में एनोड और कैथोड का कोई कनेक्शन नहीं। एनोड एंड कैथोड हैव नो कनेक्शन एट ऑल। इनके बीच में कनेक्शन बनेगा, और वो कनेक्शन बनाएंगे इनके अंदर प्रोड्यूस होने वाले चार्जेस। इनके बीच में कनेक्शन बनेगा और इनके बीच में कनेक्शन बनाएंगे इनके अंदर प्रोड्यूस होने वाले कौन? चार्जेस। अब होगा क्या, सुनिएगा गौर से ना। इसके अलावा ये स्केल मीटर है। ये स्केल मीटर आपके पास काउंटिंग के लिए यहाँ बनाया गया है। ये स्केल मीटर आपके पास काउंटिंग के लिए बनाया गया है। इसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं दैट इज यूज फॉर काउंटिंग। ये क्या काउंट करेगा? पल्स। क्या काउंट करेगा? पल्स। पल्स क्या होती है? कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताता हूँ, सुन ले फिलहाल। पल्स होती है कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पल्स काउंट करेगा और पल्स को हम कहते हैं कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपसे पूछे क्या काउंट करेगा, तो आपने बोलना है पल्स। पल्स होती है कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद जिस तरीके से आबशार का पानी होता है सारा आबशार का पानी एक साथ बहता हुआ आता है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी सारे एक साथ बहते हुए आने चाहिए, या मुझे इलेक्ट्रॉन की एक बल्क क्वांटिटी चाहिए। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन की एक बल्क क्वांटिटी चाहिए होगी, तो उसको मैं कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दूंगा, वो कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन कैस्केडेड होते हैं तो वो आपके पास आके टकराते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड से, तो आपको एक पल्स मिलती है। और जब पल्स मिलती है तो ये पल्स को आपके पास क्या कर देता है? काउंट। ठीक, यहाँ तक आपके पास मैंने इसके बारे में आपको क्या करी? बात। अब जरा आगे की बात सुनते हैं। आपके पास जब इसके अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशन एंटर होंगी, सुनते ना गौर से, जब इसके अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंटर होंगी, तो अब वो अंदर जो गैस मौजूद है उनके मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? आयनाइज। जब उनके मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करेंगी, तो आयनाइजेशन का मतलब होता है एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना। जैसे कि ये अल्फा रेडिएशन थी,
और ये एटम था, तो जब ये इस पे टकराएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नॉकआउट। अगर ये अल्फा रेडिएशन थी और अगर ये एटम था, तो अल्फा रेडिएशन ने एटम पे टकराया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, नॉकआउट। ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट होगा तो ये बैठेगा नहीं चैन से, ये दूसरे एटम से टकराएगा, और जब ये दूसरे एटम से टकराएगा तो ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, नॉकआउट। तो जब ये दूसरे एटम से टकराएगा तो ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, नॉकआउट। और उस सूरत में इस तरीके से नॉकआउट का मामला कंटिन्यू रहेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी तादाद अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन की अपनी तादाद अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेगी, और इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट होता है या अट्रैक्ट होता है वो आपके पास कहलाती है कौन सी, कैथोड। तो वो आपके पास कैथोड के ऊपर पहुंच, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो कौन होगी, एनोड। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे या मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कैस्केडेड फॉर्म में जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कैस्केडेड फॉर्म में जाएंगे। कैस्केडेड का मतलब बहुत सारे, कैस्केडेड का मतलब बहुत सारे, कैस्केडेड का मतलब बहुत सारे होंगे। तो जब जाके ये एनोड पे स्ट्राइक करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगी, एक पल्स। तब जाके आपको क्या मिलेगी, एक पल्स। पल्स का मतलब काउंटिंग रेट, जो उसको काउंट करेगा, मतलब उसमें से करंट पास होगा। पल्स का मतलब इसमें से करंट पास होगा, पल्स का मतलब इसमें से करंट पास होगा, पल्स का मतलब इसमें से करंट पास होगा। अब सुनिए जरा गौर से, करंट उस वक्त मिलेगा जब इन दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन हो, जैसे कि तार, जैसे कि तार जब दो चीजों को ज्वाइन करता है तभी करंट पास होता है। तो अभी तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं जो एनोड की तरफ जा रहे हैं। अभी पॉजिटिव चार्जेस तो बाकी हैं, अभी पॉजिटिव चार्जेस तो मैंने कहा बाकी हैं, अभी पॉजिटिव चार्जेस तो मैंने आपसे क्या बोला कि बाकी हैं। अभी सारा काम सिर्फ किसने किया है, अभी सारा का सारा काम जिसने किया है वो सारी चार्जेस मेरे पास जो हैं वो चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। और जब ये एनोड पे टकराएंगे तो एक कैस्केडेड फॉर्म में जाएंगे, और कैस्केडेड फॉर्म में जाके क्या मिलेगी, पल्स। लेकिन जब एटम से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो बच रहा है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, इसका मतलब ये कैथोड की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड। तो याद रखिएगा, कैथोड की तरफ जब ये पॉजिटिव चार्ज जाएंगे तो इनका मास ज्यादा होता है, इनका मास क्या होता है, ज्यादा, इनका मास क्या होता है, ज्यादा। तो इनको कैथोड की तरफ पहुंचने में देर लगेगी, इनको कैथोड की तरफ पहुंचने में देर लगेगी, इनका मास ज्यादा होता है और इनको कैथोड की तरफ पहुंचने में देर लगेगी, इनका मास ज्यादा होता है और इनको कैथोड की तरफ पहुंचने में देर लगेगी। और याद रखिएगा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं डेड टाइम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं डेड टाइम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं डेड टाइम। और डेड टाइम होता है 10⁻⁴ डेड टाइम होता है 10⁻⁴ जब तक ये वाले पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ नहीं पहुंचेंगे। अब फर्ज कर लें कि ये मेरे पास है एनोड और ये मेरे पास है कैथोड, देखते रहे इसको ना। तो एनोड की तरफ तो नेगेटिव चार्जेस जल्दी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन कैथोड की तरफ कौन से चार्जेस जाते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, उन्हें कैथोड की तरफ जाने में देर लगेगी। जब तक कि कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक इन दोनों के बीच का जंक्शन नहीं बनेगा। जब तक इन दोनों के बीच का जंक्शन नहीं बनता उस वक्त तक हमें कोई पल्स ऑब्टेन नहीं होती। तो पल्स ऑब्टेन करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, क्या इंतजार करना पड़ता है, किसका, कि ये चार्जेस आपके पास कैथोड की जानिब पहुंचे। और जितना टाइम कैथोड की जानिब पर जाकर ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेड टाइम, वो डेड टाइम कहलाता है। और उसको 10⁻⁴ बोलते हैं। एक बार हमें डेड टाइम मिल गया तो फिर डेड टाइम से हम पार हो गए, तो अब चार्जेस यहाँ पहुंचेंगे और हमें पल्स ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगी। मतलब नेगेटिव चार्जेस जल्दी पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को पहुंचने में टाइम लगेगा, पॉजिटिव चार्ज को पहुंचने में टाइम लगेगा, और वो कितना टाइम लेंगे, 10⁻⁴ कितना टाइम लेंगे, 10⁻⁴। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि कब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जाएं और कब जाके मैं इनकी पल्स रेट को काउंट करूं। तो इसी में याद रखिएगा, गीगर मलर काउंटर इज नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग। ये एमसीक्यू इससे बहुत बनता है। गीगर मलर काउंटर फास्ट काउंटिंग पे अप्लाई नहीं होता, गीगर मलर काउंटर फास्ट काउंटिंग पे अप्लाई नहीं होता।
गीगर मलर काउंटर फास्ट काउंटिंग पे अप्लाई नहीं होता। गीगर मलर काउंटर फास्ट काउंटिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होता। दोबारा लिख लें, गीगर मलर काउंटर डज नॉट सपोर्ट फास्ट काउंटिंग। ये फास्ट काउंटिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछे फास्ट काउंटिंग को सपोर्ट क्यों नहीं करता, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जब यहाँ पे आयनाइजेशन होती है तो आयनाइजेशन होने के नतीजे में नेगेटिव चार्जेस जल्दी पहुंचते हैं और पॉजिटिव चार्जेस अपनी इलेक्ट्रोड पे पहुंचने पे टाइम लगाते हैं। तब वो जो टाइम लगाते हैं तो एक डेड टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब डेड टाइम का कॉन्सेप्ट आता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे काउंटिंग करने में देर लगती है, और इसीलिए हम ये कहते हैं काउंट करता है सिर्फ फ्यू 100 पल्सेस पर सेकेंड। ये सिर्फ फ्यू 100 पल्सेस पर सेकेंड काउंट करता है। इट ओनली काउंट फ्यू 100 पल्सेस पर सेकेंड। ये आपके पास सिर्फ फ्यू 100 पल्स जो है पर सेकेंड काउंट करता है, तो इट ओनली काउंट फ्यू 100 पल्सेस पर सेकेंड। अब इसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं आपके पास क्या, गीगर मलर काउंटर। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अब ये काउंटिंग किस तरीके से कर रहा होगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए काउंटिंग किस तरीके से कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा था देखें, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था, इसने एक एटम पे स्ट्राइक किया। एटम पे स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, नॉकआउट। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे स्ट्राइक हुआ, इसने इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, नॉकआउट। फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुआ, इसने इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, नॉकआउट। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एवालांची। ये एवालांची कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराना, इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कॉज free electrons also cause electron conduction by causing more ionization. Free electron also cause electron conduction by causing more ionization. जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो होंगे वो सारे के सारे आपके पास जो होंगे वो कंडक्शन करेंगे बाय मोर आयनाइजेशन के जरिए, और इसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं एवालांची। एवालांची कहलाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं जीएम काउंटर। अभी आपको एक बात बताई मैंने कि जो रेट मेजरर होता है इसको मैंने रेट मीटर लिखा था। ये रेट मीटर आपके पास क्या काउंट करता है, पल्सेस। तो जिस वक्त पल्सेस आपको मैक्सिमम मिल रही हैं इसका मतलब अल्फा रेज है। जिस वक्त पल्सेस आपको मिनिमम मिल रही हैं इसका मतलब वो आपके पास बीटा रेज है। और जिस वक्त पल्सेस ना होने के बराबर मिल रही हैं इसका मतलब उस वक्त कौन सी रेज है, गैमा रेज। तो जिस वक्त मैक्सिमम पल्स मिले वो अल्फा रेज, मतलब अंदर अल्फा रेज मौजूद है, तभी आयनाइजेशन ज्यादा हो रही है। जिस वक्त पल्सेस कम मिले इसका मतलब बीटा रेज, और जिस वक्त पल्सेस सबसे लीस्ट मिले तो इसका मतलब वहां पे गैमा रेज पाई जा रही है। सही। तो इसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं गीगर मलर काउंटर। अब अगर आपसे कोई पूछे गैसेस का लो प्रेशर क्यों था, तो याद रखिएगा मुझे यहाँ पे एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर लो प्रेशर होता है ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और डिस्टेंस ज्यादा वो कब कवर करेगा, जब प्रेशर लो। जब लो प्रेशर होगा, रिलैक्स होकर घूम रहा है, जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन करेगा तो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन करेगा तो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, और उसके बाद आपको मिलेगी एवलांची। एवलांची जो मैंने पीछे लिखवाई थी कि जिसको हम अपनी आम जबान में कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैस्केडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव टुवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड्स। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि दैट इज नॉट डूइंग रैपिड काउंटिंग।
ये रैपिड काउंटिंग नहीं करता, रैपिड काउंटिंग करता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। नोट कर लें, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज द कंपनसेशन ऑफ जीएम काउंटर। नोट कर लें, solid state detector is a compensation of GM counter. Solid state detector is a compensation of GM counter. Solid state detector GM counter की compensation है। GM counter के जितने drawbacks हैं वो सब solid state detector खत्म कर देता है। GM counter के जितने drawbacks हैं वो सारी solid state detector खत्म कर देता है। ठीक है, ये slides मैंने सेव करनी है, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों की। If you want to ask any question, then you can. तो बेटा इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।